स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर है ये 6 जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी के आपके 5 चैप्टर तक ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उन्हें भी देख सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट रखे हैं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्क्स के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो इस सीरीज़ में सबसे पहला हमारा प्रश्न ये है कि पेडोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है। तो ये जो पेडोलॉजी विज्ञान है ये मृदा विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि मृदा क्या होती है बेसिकली, यानी कि जो जिस मिट्टी पे हम रहते हैं, हमारा घर है जहाँ पे हम खेलते कूदते हैं, पार्क है, ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो ये मृदा जो है वो होती क्या है, ठीक है। तो देखिए मृदा का मतलब यहाँ पे क्या है। मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसमें जीवित पदार्थों तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी पर एक ऐसे प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसके अंदर जीवित पदार्थ और पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। आगे हम और भी जानेंगे मृदा के बारे में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को बताइए। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को आगे भी हम अच्छे से भी जानेंगे 5 मार्क्स के प्रश्न में। पहले तो आप जान लीजिए मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है। तो मृदा निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है अपक्षय, ठीक है। अब ये अपक्षय क्या होता है? तो देखिए अपक्षय उस यांत्रिक, रासायनिक तथा जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण सेल एक ही स्थान पर टूटती फूटती है। देखिए अपक्षय क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है कोई। अब ये सेल अपने आप में ही कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी टूट जाती है। मान लीजिए यहाँ से थोड़ी टूट गई और टूट के ये हिस्सा जो है वो इधर की तरफ बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टूट गया और ये हिस्सा फिर थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो ऐसे ही सेलों से टूटकर अपक्षय बनता है। अपक्षय का मतलब क्या होगा? सेलों का टूटना, चाहे वो यांत्रिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रिया के द्वारा हो, ठीक है। फिर आता है अपरदन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। अपरदन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो अपरदन प्रक्रिया का देखिए क्या अर्थ है यहाँ पे। प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी यानी कि जो पर्वत होती है जहाँ से बर्फ़ गिरती है वो, ठीक है। तो प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराओं के द्वारा शैलों को काटना, खुरचना एवं उससे प्राप्त मलबे या अवसाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अपरदन कहलाता है। अपरदन क्या होता है? देखिए जल के द्वारा, ठीक है, बर्फ़ के द्वारा, वायु के द्वारा, लहरों या धाराओं के द्वारा जो शैलें होती हैं उनको काट कर एक उचित स्थान पे जमा करना और उस जमा जो किया हुआ है अवसाद उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही अपरदन कहलाता है। यानी कि अगर हम देखें जैसे मृदा अपरदन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का जब कटाव होता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से एक स्थान पर आती जाती रहती है। तो ऐसे ही अपरदन भी होता है, ठीक है। तो ये थे आपके 1 मार्क्स के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। बात करते हैं इस वीडियो के, इस चैप्टर के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा के निर्माण में सहायक होती हैं। जैविक क्रियाएं जो हैं वो मृदा के निर्माण में किस प्रकार से सहायक होती हैं। तो देखिए जैविक क्रियाओं से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। जैविक क्रियाएँ जो होती हैं उनके ही द्वारा ये अपक्षय होता है जिससे नई सतहों का निर्माण होता है, नए नए अवसाद बनते हैं। देखिए जैसे चींटी है, दीमक, केंचुए, कृंतक, जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं, ये कीट जो हैं वो मृदा के निर्माण में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैसे? ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे ले जाते रहते हैं। जैसे अगर हम चींटी की बात करें तो चींटियाँ जब चलती हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कण इधर उधर होते रहते हैं। और वहीं हम केंचुए की बात करें तो केंचुए जो कृषि होती है उसके लिए भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो इन जीवों, और जैसे मान लीजिए ये चूहे वगैरह हो गए तो ये बिल खोदते हैं। जब ये बिल खोदते हैं तो क्या होता है? मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ऐसे ही सांप जो है वो अपने लिए बिल बनाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सभी के सभी जो जीव जंतु वो मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो जैविक क्रियाएँ क्या क्या हो गई? ये चींटी, दीमक, केंचुए इत्यादि के द्वारा इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो ये था कि जैविक क्रियाएँ किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। बात करते हैं 3 नंबर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 3 नंबर का इम्पॉर्टेंट कि भौतिक अपक्षय क्या है और यह कितने प्रकार का होता है।
देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है भौतिक अपक्षय। तो देखिए भौतिक अपक्षय वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत कई चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियां अदल बदल कर आती जाती रहती हैं, जिसकी वजह से ये चट्टानें टूट जाती हैं। तो इसे कहते हैं भौतिक अपक्षय। और भौतिक अपक्षय होता कितने प्रकार का है, तो ये देखिए, ये भार विहीनीकरण की वजह से होता है, ठीक है, तापक्रम में परिवर्तन की वजह से होता है, हिमकरण एवं तुषार वेजिंग की वजह से होता है, लवण अपक्षय, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय तो अभी मैंने आपको बताया ही क्या होता है। तो इन प्रकारों की वजह, मतलब इन सभी कारणों की वजह से भौतिक अपक्षय होता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स का पहला और दूसरा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं 3 मार्क्स के तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए क्या है, यह तीव्र संचालन की प्रक्रिया क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो देखिए तीव्र संचालन की प्रक्रिया क्या है। आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मंद या तीव्र वनस्पति विहीन ढालों पर जलयुक्त मिट्टी या गाद का तेजी से खिसकना तीव्र संचालन कहलाता है। तीव्र संचालन का यहाँ भी मतलब है कि मृदा का जो अपरदन है वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। तो ये होता क्या है, जहाँ देखिए जो आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश होते हैं वहाँ पे तेज़ गति से या धीरे धीरे जो मिट्टी होती है वो कटने लगती है तेज़ी से और खिसकने लगती है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं तीव्र संचलन। अब पॉइंट देखिए ये कितने प्रकार से घटित होता है। पहला अवसर्पण। पहला क्या है, अवसर्पण। जब संतृप्त पदार्थ पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा बनाते हुए सांप की तरह नीचे खिसकते हैं तो अवसर्पण कहलाता है। मान लीजिए ये एक पहाड़ी है, देखिए ये एक पहाड़ी है, ठीक है, ये हमने पहाड़ी मान ली। अब इस पहाड़ी पे क्या होता है कि ये जो अवसर्पण होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सीढ़ी नुमा, ठीक है, सांप की तरह। वहीं अगर हम कीचड़ प्रवाह की बात करें, यानी जो हमारा दूसरा पॉइंट है तीसरे प्रश्न का, कीचड़ प्रवाह की बात करें तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय हुआ पदार्थ भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाता है और तेज़ी से कीचड़ की नदी के रूप में ढालों से घटित होकर बहने लगता है। और यह घटना बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है, क्योंकि इससे वहाँ पे जो लोग रहते होते हैं पहाड़ों पे, जो जीव जंतु होते हैं, ठीक है, और पहाड़ का जो एक सुंदरपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो कीचड़ प्रवाह क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में जो अपक्षय पदार्थ होते हैं, यानी कि जो मिट्टी वगैरह होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो भारी वर्षा की वजह से कीचड़ के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं। और जब ये नदी के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ये बहुत विनाशकारी होते हैं। फिर है मलबा अवदाह। ये क्या है, यह प्रक्रिया तीव्र ढालों पर होती है। कहाँ पे, तीव्र ढालों पर, यानी कि मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ में ये वाला जो एरिया है, मान लीजिए ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रक्रिया अधिक होगी क्योंकि ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आती है, जिसमें मलबा चट्टानों के टुकड़े कीचड़ प्रवाह से भी तेज गति से नीचे आते हैं। यानी कि मलबा जो होता है, चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो, वो बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, ये होता है मलबा अवदाह। तो तीव्र संचालन की प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र संचलन की प्रक्रिया क्या होती है और ये कितने प्रकार से घटित होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। तो 5 मार्क्स में हमारे 2 इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है मृदा निर्माण के मतलब मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि वे कारक जिनकी वजह से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, या फिर मृदा का निर्माण होता कैसे है, ये वाला है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे। मृदा निर्माण में सबसे पहला प्रमुख कारक होता है जलवायु। जलवायु मूल शैलों के अपक्षय को प्रभावित करती है, यानी जो हमारी शैलें होती हैं उन सभी शैलों को ये प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी की उपजाऊ तत्वों को नुकसान भी पहुंचता है। देखिए जो हमारी शैलें होती हैं, जब अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है कि अधिक वर्षा की वजह से शैलों का अपरदन होने लगता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है, ठीक है। इसकी और ये जो वर्षा होती है ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती भी है और घट भी जाती है, किसकी वजह से, वर्षा ना होने की वजह से। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो छोटे छोटे कण होते हैं शैलों से वो अलग हो जाते हैं। तो जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण के लिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है मूल पदार्थ। अब ये मूल पदार्थ क्या है, देखिए जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, यानी कि जिस प्रकार से चट्टानों का अपक्षय होता है, चट्टानें टूटती हैं, मिट्टी का प्रकार भी वैसा ही होता है। यानी कि मिट्टी का प्रकार भी कुछ उसी तरह का होता है। ये मिट्टी का प्रकार कैसे होता है, उदाहरण के लिए देखिए
भारत की मिट्टी वहाँ की आधार शैल के कारण काली, यानी कि जो हमारा भारत जिस सीमा पे है उस सीमा की जो शैल है वो कैसी है, काली तरह की है। तो इसीलिए भारत की जो मिट्टी है वो भी काली जैसी है, मतलब काले कलर जैसी है। ठीक है, तो मूल पदार्थ हो गया। फिर है उच्चावच। फिर मतलब उच्चावच है कि पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की परत मोटी होती है। उच्चावच यानी कि ऊपर का हिस्सा, मतलब पहाड़ और हम जहाँ पे हमारे नॉर्मल घर रहते हैं उसकी बात हो रही है। उच्चावच यानी कि ऊंचाई। तो पहाड़ी भाग जो होते हैं वहाँ पे मिट्टी की परत जो होती है वो बहुत पतली होती है, जबकि हमारे जो मैदान होते हैं वहाँ पे मिट्टी की परत बहुत मोटी होती है। जैविक क्रियाएं, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी। फिर समय, लंबी काल अवधि में मिट्टी अधिक समृद्ध एवं उपजाऊ होती है, यानी कि जब समय अवधि अधिक होती है तो समय अवधि के साथ साथ मिट्टी जो होती है वो अधिक, मतलब मृदा का निर्माण अधिक होता है और वो अधिक उपजाऊ भी रहती है। ठीक है, तो ये था 5 मार्क्स का हमारा प्रश्न कि मृदा के निर्माण में सहायक प्रमुख कौन कौन से कारक हैं या वे कारक जिनकी वजह से मृदा का निर्माण हुआ है। तो पहला है जलवायु, दूसरा है मूल पदार्थ, तीसरा है उच्चावच और चौथा है जैविक क्रियाएं, पाँचवा है समय। तो आई होप मृदा के निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन कौन से हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 5 मार्क्स के अगले और लास्ट प्रश्न की। ये दूसरा प्रश्न है हमारा 5 मार्क्स का और आखिरी भी है इस वीडियो का भी। ठीक है, तो देखिए ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएँ अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती हैं, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि बहिर्जनिक भू आकृतिक जो प्रक्रियाएँ होती हैं वे अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? देखिए आंसर देखते हैं। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएँ अपनी अंतिम ऊर्जा किससे प्राप्त करती हैं? सूरज की गर्मी से। देखिए गर्मी की वजह से जो सेलें होती हैं वो फैली रहती हैं और सर्दी की वजह से सिकुड़ जाती हैं। यानी कि जब गर्मी होती है तो ये जो सेलें होती हैं वो बड़ी रहती है, लेकिन जैसे ही सर्दी होती है तो ये सेलें सिकुड़ के छोटी हो जाती हैं। ठीक है, गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन में तापमान बहुत ऊंचा होता है तथा वहाँ रातें बहुत ठंडी होती हैं। जो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे देखेंगे आप दिन के समय तापमान अधिक होता है, तो दिन के समय में जो सेलें होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। ठीक है, और जब रात का समय आता है, सर्दी होती है, तो सेल इस टाइप की सिकुड़ जाती है। ठीक है, दैनिक ताप परिसर के ज़्यादा होने की वजह से सेलें क्रमिक रूप से फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। इससे उनकी दरारें तथा जोड़ चौड़े हो जाते हैं तथा ये छोटे छोटे सेलों में टूट जाते हैं। यानी कि गर्मी और सर्दी की वजह से ये जो सेलें सेलें जो होती है वो सिकुड़ती रहती हैं, चौड़ी होती रहती हैं, फैलती रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल में दरार पड़ जाती है और वे छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे कण उनसे टूट के अलग होते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, सेल सामान्यतः ताप की कुचालक होती हैं। अधिक गर्मी की वजह से सेलों की जो बाहरी परतें हैं वो तेज़ी से फैल जाती हैं, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहती हैं। यानी कि जो सेलों का बाहरी भाग होता है वो छोटे छोटे कणों में टूटकर बट जाता है, लेकिन सेलों का जो आंतरिक भाग होता है वो इस गर्मी की वजह से एक तरह से अप्रभावित ही रहता है। यानी कि जो गर्मी होती है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, ना ही सर्दी अंदर तक पहुंचती है। क्रमिक रूप से फैलने और सिकुड़ने से सेलों की बाहरी परतें सेलों के मुख्य भाग से पृथक हो जाती हैं। यानी कि सिकुड़ने की वजह से, ठीक है, फैलने की वजह से जो सेलों का कुछ भाग होता है वो सेलों से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में सेलों की परतें प्याज के छिलके की तरह होती हैं। यानी कि ये जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया में अंतिम ऊर्जा जो होती है ये सेलें अपनी सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती हैं, उसमें ये प्याज की परत की तरह हो जाती है। उच्च तापमान पर अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय अधिक तीव्र होते हैं। यानी कि उच्च तापमान जहाँ पे होता है और अधिक आर्द्रता जहाँ पे होती है वहाँ पे रासायनिक अपक्षय अधिक तीव्रता से होता है, जिसकी वजह से मृदा का निर्माण भी होता है। ठीक है, और ये सेलें कटती भी हैं। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट पॉइंट बचता है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का। वनस्पति के प्रकार एवं वितरण जो मुख्यतः वर्षा एवं तापमान पर निर्भर करते हैं। क्या वनस्पति के जितने भी प्रकार हैं और उनका जो वितरण किस तरह से किया जाता है वो ज़्यादातर मुख्यतः किस पे निर्भर करता है? वर्षा एवं तापमान के आधार पे। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। कौन डालते हैं? वनस्पति के प्रकार एवं वितरण, ठीक है, और वर्षा भी, तापमान भी। इन सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं की शक्ति का स्रोत सौर ऊर्जा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बहिर्जनिक प्रक्रियाएं
अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से ही प्राप्त करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, वनस्पति के प्रकार एवं वितरण, वर्षा एवं तापमान, ठीक है, और वहजनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं पर ये सभी अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहजनिक जितनी भी भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं उन सभी की शक्ति का स्रोत सौर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य से आने वाली गर्मी है। ठीक है, तो ये था आपका 5 नंबर का दूसरा प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है, आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।